गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और कोच पटू चैटर्जी और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्रैक। आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पार्ट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर से कंटिन्यू करने वाले इस चैप्टर को, और आज हम लोग एंड्रे की कहानी को अपने चैप्टर से कनेक्ट करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन। It would however be a mistake to see US hegemony in purely military and economic terms without considering the ideological or cultural dimension of US hegemony. तो मतलब अगर आप US hegemony को सिर्फ और सिर्फ उसके मिलिट्री और इकोनॉमिक टर्म्स में देखोगे कि वो बहुत मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत सारे आर्म एम्यूनेशन है, बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप एक तरह से ना मतलब यूएस के हेजेमनी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमको ना जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हमें उसकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ, उसकी आइडियोलॉजिकल थिंकिंग और कल्चरल डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जिसने पूरे यूएस हेजेमनी को और थोड़ा लेजिटिमेसी और एक मीनिंग दिया है। दिस थर्ड सेंस ऑफ हेजेमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। तो ये जो सेंस है, थर्ड सेंस ऑफ दिस हेजेमनी, बेसिकली क्या है कि वो कैपेसिटी है कि मतलब आप मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कंसेंट कितने जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बेसिकली मतलब आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, आप जो मानते हो, आप उसी बात को किसी और से कितने जल्दी मनवा सकते हो। यही वो कल्चरल या आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हियर हेजेमनी इम्प्लाइज क्लास एसिडेंसी इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली इन आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स। मतलब यहाँ पे हेजेमनी क्या इम्प्लाई करता है? क्लास एसिडेंसी, कि मतलब क्लास को इम्प्लाई करना, क्लास को इम्प्लीमेंट करना या थोपना, कि मतलब हम सबको हाई क्लास वे में रहना चाहिए, जो नीचे जैसे मतलब थोड़ा सा लो क्लास लोग हैं उनको थोड़ा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सपीरियंस करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए। हेजेमनी अराइजेस व्हेन द डोमिनेंट क्लास और कंट्री कैन विन द कंसेंट ऑफ डोमिनेटेड क्लासेस। तो मतलब हेजेमनी कब क्रिएट होता है? जब डोमिनेटिंग क्लास या कंट्री उन लोगों का कंसेंट जीतती है जो कि डोमिनेट हो रहे हैं। And this is usually done by persuading the dominated classes to view the world in a manner that will be favorable to the people who dominate them or the upper class people. तो इसी के बारे में हम पहले पढ़ रहे थे कि the favorable to the ascendancy of the dominant class. Adapted to the field of politics, this notion of hegemony, तो ये जो hegemony का notion है, this suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers. तो ये जो नोशन है क्या सजेस्ट करता है कि डोमिनेंट पावर नॉट ओनली डिप्लॉयज मिलिट्री पावर बट ऑल्सो आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज टू शेप द बिहेवियर ऑफ दोज फाइटिंग एंड कंपीटिंग लेसर पावर्स। जो अपने बीच में बहुत डिस्प्यूट रखते हैं उनको आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग और एक वे में ले जाने के लिए, एक तरफ बढ़ाने के लिए हेजेमनी या डोमिनेंट पावर ये सब इम्प्लीमेंट करती है। इन पर्टिकुलर इट्स डिजायर टू रिमेन प्री एमिनेंट। Consent, in other words, goes hands in hand with and is often more effective than coercion. तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका मतलब वो एक तरह से इसका वही बोल रहे हैं कि मतलब जो पावरफुल कंट्रीज होता है उनका एक डिजायर होता है टू ऑलवेज स्टे प्री एमिनेंट इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड अभी हम जब कंसेंट की बात करते हैं, कंसेंट ऐसे वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एरा में हैंड इन हैंड जाता है या फिर बहुत हद तक इफेक्टिव या रिलेटिव है विद कोर्शन। अगर आप कंसेंट दो तो आपके साथ कोर्शन नहीं होगा या फिर आपको फोर्सफुली कंसेंट दिलवाया जाएगा, तो ये दोनों एक तरह से ऐसे टाइम पे हैंड इन हैंड ही जाते हैं। द प्रीडोमिनेंस ऑफ द यूएस इन वर्ल्ड टुडे इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन इट्स मिलिट्री पावर एंड इकोनॉमिक प्राउडनेस बट ऑल्सो ऑन इट्स कल्चरल प्रेजेंस। तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक प्राउडनेस के ऊपर ही पूरे का पूरा प्रीडोमिनेंस यूएस का नहीं एस्टैब्लिश्ड है, इट्स ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड ऑन इट्स कल्चरल प्रेजेंस। Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of the good life, तो मतलब एक बेस्ट लाइफ, एक परफेक्ट लाइफ, एक गुड लाइफ या फिर वे टू सक्सेस का जो एक आइडिया है एस्टैब्लिश अब के डेट पे, या सारे सपने, वो सभी कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी के अमेरिका से इंस्पायर्ड है। अमेरिका इन टुडेज मॉडर्न टाइम इज द मोस्ट सेडक्टिव एंड इन दिस सेंस द मोस्ट पावरफुल कल्चर ऑन वर्ल्ड ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। दिस एट्रीब्यूट इज यूजुअली कॉल्ड सॉफ्ट पावर, जिससे हमने आज स्टार्ट किया। तो सॉफ्ट पावर क्या है? द एबिलिटी टू परसुएड रादर देन कोर्स। तो फिर आप इसका डेफिनेशन जो 1 मार्क के लिए आएगा आप क्या लिखोगे? सॉफ्ट पावर इज द एबिलिटी टू परसुएड रादर देन कोर्स।
ओवर टाइम वी गॉट यूज्ड टू हेजेमनी दैट वी हार्डली नोटिस इट। तो मतलब टाइम आते आते आगे बढ़ते बढ़ते हम हेजेमनी के साथ इतने यूज टू हो गए कि जैसे कि मतलब एक रास्ते चलते हम लोग पेड़ पौधे या फिर बर्ड्स को इतना नोटिस नहीं करते, उसी प्रकार हम आज के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएस हेजेमनी को इतना नोटिस नहीं करते। आप तो आंद्रे को भूल ही नहीं सकते आई गेस अभी तक, एंड बिकॉज उसका वो जो कूल पेयर ऑफ जीन्स है उसके कारण उसकी मॉम जो अपसेट हुई थी, उसका एक हिस्ट्री है कि मतलब जो पापा बोलते हैं कि इट्स ओके कि अगर उसको ब्लू जीन्स पसंद है। क्यों? क्योंकि एक जमाने में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरीके से ब्लू जीन्स वाज लाइक अ सिंबल ऑफ रेबल्स और इट वाज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम इन सोवियत यूनियन। तो मतलब ब्लू जीन्स वर द अल्टीमेट सिंबल ऑफ लिबरेशन फॉर द जनरेशन। किनकी जनरेशन के लिए? आंद्रे के मॉम डैड के लिए। Young men and women often spent over a year's salary to buy blue jeans। तो आपको भी लग रहा होगा over a year salary in blue jeans तो मतलब इतने महंगे होते थे? नहीं, ये महंगे तो होते थे कभी कभार, मतलब अगर कोई ब्रांडेड होगा तो महंगा होगा, नॉन ब्रांडेड तो थोड़ा सस्ता होगा। पर इसका इतना ज्यादा क्रेज था कि लोग फॉरेन टूरिस्ट जो फॉरेन से आते थे उनसे ना ब्लू जीन्स या ब्लैक जीन्स ना इसमें लेते थे ब्लैक मार्केट में, जिस कारण इतने महंगे पड़ते थे और एक साल की सैलरी भी कभी कभी चली जाती थी। Somehow for an entire Soviet generation, blue jeans became the aspirations, जो उनका aspirations थे, hopes थे, dreams थे for a good life, it became the symbol of it। blue jeans इसका symbol बन गया। That were not available in their own country, क्योंकि ये सब जो चीजें थी, जो उनकी aspirations या dream थी, ये उनको लगता था कि उनकी खुद की कंट्री में कभी फुलफिल नहीं होंगे। During Cold War, the US found it difficult to score victories against the Soviet Union in realm of hard power। तो हार्ड पावर के अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट यूएस को विक्ट्रीज पाने में थोड़ा सा तकलीफ या वक्त लगा। इट वाज इन द एरिया ऑफ स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर वो एरियाज थे जहां पे सोवियत यूनियन को हराया यूएस ने बहुत आसानी से, और जो विक्ट्रीज उसको मिली दे वर क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड नोटेबल। ऑल्दो द सोवियत सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, तो मतलब आपको तो पता है कि वहाँ पे सारा सेंटर देखता था, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं था, सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ओन करती थी। तो वही बोल रहे हैं कि सोवियत यूनियन की सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्रोवाइडेड एन ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था वो एक तरह से इंटरनल वे में सेटअप था और उसको ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एक ऑल्टरनेट मॉडल प्रोवाइड करता था। द वर्ल्ड्स इकोनॉमी थ्रू आउट द कोल्ड वॉर ईयर्स रिमेन्ड द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो जैसे सोवियत यूनियन या फिर सोवियत के कुछ अलाइज में जो वार्सो पैक्ट के पार्ट थे, वहां पे आप क्या जानते हो कि वहां पे सेंट्रली अलाइंड सिस्टम था इकोनॉमी का, सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ओन करती थी, पर उनके अलावा पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रूल करती थी और सब कुछ मतलब प्राइवेटाइज था। बट इट वाज इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट पावर दैट यूएस वाज अल्टीमेटली ट्रायम्फेंट। तो अगर आप बोलोगे कि फाइनली एक बहुत बड़ी विक्ट्री या फिर आप बोलोगे कि मतलब जीत गए, ये जो जीत मिली यूएस को ये कहाँ पे मिली? सॉफ्ट पावर के सेक्टर में। यहाँ पे राइट में जो 3 इमेजेस दी हुई थी, दिस ऑल आर फ्रॉम जकार्ता इन इंडोनेशिया। तो यहाँ पे बोले हैं कि आइडेंटिफाई एलिमेंट्स ऑफ यूएस हेजेमनी इन ईच ऑफ दीज फोटोग्राफ्स। तो आपको यूएस हेजेमनी का कैसे समझ में आएगा यहाँ पे एलिमेंट्स? एक आप देख सकते हो ये लड़के ने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना है, तो एक तरह से डीसी कॉमिक्स का है जो कि अमेरिकन था, अमेरिकन कॉमिक कंट्री थी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो पेप्सिको की, पेप्सी की ब्रांडिंग है यहाँ पे, मतलब कचरा गाड़ी एंड ऑल में। तो मतलब ऐसी जगह पे भी ब्रांडिंग अमेरिकन कंट्रीज की शॉप्स की, मतलब अमेरिकन कंट्रीज की कंपनीज की है। और आप यहाँ पे देख सकते हो CFC, जो KFC का सॉर्ट ऑफ एक रिप ऑफ मान सकते हो, तो उसका नाम क्या रखा हुआ है? कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन। मतलब आप इंडोनेशिया के जकार्ता में भी बेच क्या रहे हो? कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन। So these all are 3 elements of US hegemony. As example of the blue jeans, Soviet Union clearly shows that the US was able to engineer a generational divide in the Soviet society. तो ये blue jeans ही दिखलाती है कि USA ने एक तरह से एक generational gap create कर दिया था in Soviet society on basis of the cultural product, constraints on American power. History हमें ये बात बताती है कि बड़े बड़े सूरमाओं के एम्पायर डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द डीके दैट हैपेंड विद इन द एम्पायर. सिमिलरली द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट्स टू अमेरिकन हेजेमनी लाई विद इन द हार्ट ऑफ द हेजेमनी इटसेल्फ. तो जो हेजेमनी की सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट्स है वो अमेरिकन हेजेमनी के भीतर ही मिलती है.
ऐसे 3 कंस्ट्रेंट्स को रिसर्चर्स ने खोजा है, एंड नन ऑफ दीज वर द कंस्ट्रेंट्स दैट सीम टू ऑपरेट इन ईयर्स ड्यूरिंग 9/11। तो एक ऐसा कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं था इनमें से जो 9/11 के ईयर्स में या उसके दौरान काम करता था। बट हाउएवर आज ऐसा अपीयर होता है कि धीरे धीरे ये सब वापस ऑपरेट होना शुरू हो रहे हैं, ये सारे तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट्स। द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ। तो अमेरिकन स्टेट का जो उसका इंस्टीट्यूशन का आर्किटेक्चर है वो एक तरह से खुद पहला कंस्ट्रेंट होता है। अ सिस्टम ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स between the 3 branches of government. Government places significant brakes upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch. तो ये हो गया उसका पहला, कि मतलब आप कह सकते हो कि मतलब उसके पहला तो उसके इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर में पड़ता है कि जो उसके गवर्नमेंट को 3 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जो जिस कारण उसके अनरिस्ट्रेन्ड और इमॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ अमेरिकन मिलिट्री पावर में एक तरह से सिग्निफिकेंट ब्रेक्स लग जाती है। द सेकेंड कंस्ट्रेंट ऑन अमेरिकन पावर इज ऑल्सो डोमेस्टिक इन नेचर। Second constraint on American power is also domestic in nature, that stems from open nature of American society. तो ये जो second constraint है वो भी एक तरह से domestic कह सकते हैं, मतलब अमेरिका के भीतर ही पाई जाती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? It starts from or it grows from the open nature of American society. Although the American mass media may from time to time impose, और ज़्यादातर वो promote भी करती है ऐसी particular perspectives कि मतलब एक तरह से उनका जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन है वो एक तरह से चेंज होता है। बट नेवरदलेस इसके खिलाफ एक मतलब एक डीप स्केप्टिसिज्म भी रहती है इस रिगार्डिंग कि मतलब द पर्पसेस एंड द मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इज लाइक इन अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर। इसमें मतलब क्या हो जाता है कि मतलब कि उनके यूएस की जो गवर्नमेंट का अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर है उसके खिलाफ उन लोगों में जो वहाँ के डोमेस्टिक लोग हैं उनके मन में डीप स्केप्टिसिज्म है कि मतलब वो अच्छे से काम नहीं करती, या वो जो करती है उसकी इतनी ज़रूरत रहती है नहीं है, फिर भी वो लोग कर देते हैं, लाइक द बॉम्बिंग्स एंड ऑल, जो कई जगह पे उन्होंने अपने मन से कर दिया जो उसकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे वो लोग एक तरह से कह रहे हैं कि दिस फैक्टर इन द लॉन्ग रन इज अ ह्यूज कंस्ट्रेंट ऑन यूएस मिलिट्री एक्शन ओवरसीज, जैसे मैंने आपको भी बोला। हाउएवर जो थर्ड कंस्ट्रेंट है ऑफ द यूएस, दैट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। There is only one organization in international system that could possibly moderate the exercise of American power today. और ये कौन सी बॉडी है? ये बॉडी है नेटो। नेटो का फुल फॉर्म क्या था? North Atlantic Treaty Organization. The US obviously has an enormous interest in keeping its alliance of democracy that followed the market economies alive. तो मतलब ये जो उसकी डेमोक्रेटिक अलायंसेस है, देखो नेटो में उसके अलाइज है, तो ये अलाइज जो अपने देश में डेमोक्रेसी स्थापित करके रखे और मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करते हैं, उनके साथ उनका अलायंस यूएस को बहुत हद तक अलाइव रखना चाहिए, और वो रखता है, उसको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल दैट इट्स अलाइज इन द नेटो विल बी एबल टू मॉडरेट द एक्सरसाइज ऑफ यूएस हेजेमनी। तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि उसके जो अलाइज है इन नेटो विल बी एबल टू मॉडरेट जो उनकी वहाँ की एक्सरसाइजेस होती है यूएस हेजेमनी की, उन्हें वो थोड़ा सा मॉडरेट या लिमिटेशंस या फिर आप कह सकते हो लगाम पकड़ के रहेगी। यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं फ्रॉम एग्जीबिशन ऑन द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इराक वॉर बाय अमेरिकन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मतलब एक तरह से आपको दिखेगा फोटोग्राफ्स दी हुई है 2। दीज आर फ्रॉम एन एग्जीबिशन ऑन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द इराक वॉर बाय अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमिटी। This was organized at the National Convention of the Democratic Party in 2004. तो आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब कितने लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट। कैसे दिखेगा? लेफ्ट में आपको दिखेंगे कि these 907 pair of boots represent the US soldiers killed in the Iraq war. तो मतलब 907 बूट्स को मतलब एक आदमी एक जोड़ी पहनता है, तो आप करीब करीब मान सकते हो कि 450 जूतों के मतलब 450 जूते, मतलब आप कह सकते हो 450 जोड़ी जूते हुए। तो मतलब 450 पीपल डाइड फ्रॉम यूएस, मतलब पीपल यहाँ बोलोगे उनको यूएस सोल्जर्स ही बोलोगे, ये लोग इराकी वॉर में मरे थे 450। पर यहाँ पे राइट में आप क्या देखोगे? These 1000 pairs of shoes represent a small fraction of the estimated 16,000 Iraqis killed in the war.
यहाँ पे आपको क्या दिखा है 1000 जूटे, तो 1000 जूटे मतलब आप कह सकते हो 500 लोग। तो ये 500 लोग ना इराकी सोल्जर्स तो है, या तो इराकी भी सोल्जर्स भी नहीं दिया यहाँ पे, 16,000 इराकीज मरे थे। तो आपके कॉमन मैन हो, इनोसेंट्स हो, बच्चे, बूढ़े, मिलिट्री वाले पर्सनल्स, ये सारे 16,000 लोग मरे थे। तो अगर आप इनके जूते यहाँ पे लगा रहे थे तो जगह कम पड़ जाती। तो इसी तरह आपको एक आइडिया लगता है कि वहां पे किस लेवल का कंस्ट्रेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सोवियत यूनियन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इंडिया ने एक तरह से अपने आप को अकेला पाया इस बहुत बड़े हॉस्टाइल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में। क्योंकि मतलब इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में वो अकेला हो गया, तो जो भी आपको अकेला दिखेगा, लोग पीपल टेंड टू अटैक ऑन हिम। तो वैसे ही इंडिया अपने आप को अकेला पा चुका था और उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में लोग उसको अटैक करने के फिराक में थे। जैसे चाइना की हो गया, कि आपका बांग्लादेश के साथ भी पहले हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, अब स्मूदन अप हो चुके हैं। आपका पाकिस्तान, तो उसको कैसे कोई भूल सकता है। तो ऐसे ही एक तरह से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी था। तो ये वही ईयर्स से जब इंडिया डिसाइडेड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी एंड ऑल्सो इंटीग्रेट इट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये करने के बाद एंड ऑल्सो इंडियाज इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इन द रिसेंट ईयर्स मेड द कंट्री, मतलब इस कारण, ये दो स्टेप्स के कारण, मतलब क्या, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करके ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, और उनके हमारे देश का जो एक बहुत इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, इस कारण हम एक तरह से बहुत फेवरेबल और अट्रैक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर बन गए फॉर सेवरल कंट्रीज एंड इवन फॉर यूएस। It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in the Indo-US relations in these recent years. These factors relate to the technological dimension. तो ये क्या है, हमारे जो इंडो-यूएस रिलेशनशिप है, इसके बीच का आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन को रिलेट करता है, एंड ऑल्सो द रोल ऑफ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। Indeed, these two factors are interrelated. तो आपको ये कैसे प्रूव करोगे? यू कैन ऑल्सो कंसिडर दीज फैक्ट्स। तो इन फैक्ट्स को कंसिडर करने से आप एक तरह से इस चीज को, जो उनके इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप्स है, इनको प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप क्या देख सकते हो, द यूएस अब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स इन सॉफ्टवेयर सेक्टर, 35% ऑफ टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग। तो ये टेक्निकल स्टाफ ये किसकी है? बोइंग। ये खुद भी एक अमेरिकन एयरलाइन कंपनी है, इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, और 35% बोइंग के इंडियन ओरिजिन से है। 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली, जो आपका आईटी हब है। 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन। तो आप यहाँ पे देख लिए कि कैसे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इंडिया और अमेरिका के बीच में इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, जिनको ये सारे फैक्ट्स प्रूव भी करते हैं। लाइक ऑल दी अदर कंट्रीज, इंडिया टू हैज टू डिसाइड एग्जैक्टली what type of relationship or what kind of relationship it wants with the US in this phase of global hegemony. There are 3 possible strategies that have been created or found out by the Indian analysts. तो हमारे कुछ इंडियन एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लार्जली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। तो मतलब इसलिए वो क्या तरह से, एक तरह से ना वो फियरफुल है, जो मतलब हमारे देश की, मतलब इंडिया और यूएस के बीच का जो ग्रोइंग क्लोजनेस है, इससे उनको डर लगता है। They would prefer that India maintains its aloofness from Washington and focuses upon increasing its own comprehensive national power. तो वो क्या कहते हैं, आप वॉशिंगटन डीसी से दूर रहिए और आप खुद अपने देश की जो comprehensive national power है उसको बढ़ाइए। तो एक ग्रुप क्या कहता है कि आप यूएस से दोस्ती ना करें और आप उससे एक दूरी मेंटेन करके चले। अदर एनालिस्ट क्या कहते हैं कि द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। तो ये जो इंडिया और यूएस के बीच में क्लोजनेस का जो बढ़ रहा है, ये एक तरह से इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है। दे एडवोकेट अ स्ट्रैटेजी दैट, तो ये क्या है, मतलब वो एक तरह से एक स्ट्रैटेजी को एडवोकेट करते हैं दैट वुड अलाउ इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेजेमनी। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्ग नेशंस होते हैं वो छोटे नेशंस के फायदे लेते और मतलब एक तरह से अपनी आइडियोलॉजी सस्टेन करने के लिए बड़े नेशंस उनके दोस्त बनते या उनको अपना अलाइज बनाते। यहाँ पे स्ट्रैटेजिस्ट क्या कह रहे हैं कि हम इंडिया यूएस से, जो यूएस हेजेमनी है, उससे हम लोग फायदा एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यूएस हेजेमनी एंड द म्यूचुअल कन्वर्जेंसेस टू एस्टैब्लिश द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर इटसेल्फ।
opposing the US, they argue, is a futile strategy and that will only hurt India in the long run. तो वो क्या कहते हैं कि आप उनसे दोस्ती बनाए रखिए, उनसे फायदा लीजिए, और अगर आप पहले स्ट्रैटेजिस्ट के कहने पे मतलब उनसे युद्ध या फिर उनसे झगड़ा या फिर उनसे दूरी मेंटेन करते हो या फिर आप उनके अगेंस्ट भी जाते हो, तो इन लॉन्ग रन इंडिया को ही हर्ट करेगा. जो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट या एनालिस्ट का थर्ड ग्रुप है, दे से कि इंडिया शुड टेक द लीड इन एस्टैब्लिशिंग अ कोलिशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड. तो वो क्या कहते हैं कि जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर हमारे पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में क्लास 12 के, कि मतलब इंडिया ने नाम को एस्टैब्लिश किया था, इंडिया और बाकी 5 कंट्रियों ने, बट इंडिया के जवाहरलाल नेहरू उसमें एक प्राइम फिगर थे. तो वही कह रहे हैं कि आप और एक डेवलपिंग कंट्रीज का या डेवलपिंग वर्ल्ड का एक ये बनाइए, एक कोलिशन बनाइए, एंड ओवर टाइम ये कोलिशन धीरे धीरे पावरफुल बन जाएगा, एंड दैट वुड बी द टाइम व्हेन आप मतलब हेजेमोन को आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से उसको आप चैलेंज करोगे और आप उसको जो डोमिनेटिंग वेज है उससे आप हमारी पूरी दुनिया को छुटकारा दिलवाओगे. तो ये 3 लोगों के 3 ग्रुप ऑफ एनालिस्ट के कहने हैं. इंडिया यूएस रिलेशंस आर परहैप्स टू कॉम्प्लेक्स टू बी मैनेज बाय अ सिंगल स्ट्रैटेजी. तो मतलब इंडिया यूएस के रिलेशन इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि मतलब एक सिंगल स्ट्रैटेजी से दोनों को संभाला नहीं जा पाएगा. तो मतलब इंडिया को एक तरह से एक दोनों मतलब स्ट्रैटेजीज का मिला के एक जूस बनाना होगा या फिर एक अप्रोप्रिएट मिक्सचर बनाना होगा, जिससे जो फॉरेन पॉलिसी है तो यूएस के साथ हमारी डील करने की है, दैट वुड बी अनटचेबल and that would be untouchable and that would be having no loopholes in it. How can hegemony be overcome? तो ये जो hegemony है इसको overcome कैसे करेंगे? तो how long will the hegemony last? How do we get beyond hegemony? तो ये जो सारे questions है इसके आंसर शायद से हमें इसमें मिलेंगे. These become, for obvious reasons, some of the burning questions of our time. In international politics, very few factors formally curtail the exercise of military power by any country. तो जो मिलिट्री पावर एक्सरसाइज करने का मतलब आप में राइट है हर कंट्री में, ये बहुत कम ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूजुअली कर्टेल करती है. तो उसमें एक रोक लगाना, लगाम लगाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कम ही देखा जाता है. देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री. तो आपकी कंट्री में जो एक गवर्नमेंट है या फिर किसी भी कंट्री में एक जो गवर्नमेंट है, वैसी कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर एक वर्ल्ड पावर इंस्टीट्यूशन नहीं होती है. आप चैप्टर 6 में देखेंगे कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे. उसमें आप ये सीखोगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. दस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट. जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ये ऐसी पॉलिटिक्स है जिसको करने के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं होती है. देयर आर सम रूल्स एंड नॉर्म्स कॉल्ड लॉज ऑफ वॉर दैट ओनली रेस्ट्रिक्ट बट डू नॉट ऑलवेज प्रोहिबिट वॉर. सो देयर आर फ्यू स्टेट्स स्टिल that entrust their security to international law alone. In the short term, we must recognize that no single power is anywhere near balancing the US militarily. तो ये तो मतलब आपको इराकी वॉर में पता चल गया था कि मतलब यूएस की जो पावर है मिलिट्री उसको कोई मैच नहीं कर सकता सिंगल हैंडेडली. और जहाँ की बात आती कोलिशन की, जो आप लोग सोच रहे होंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये कंट्रीज तो खुद ही अपने आपस में तो झगड़े करते रहते हैं. तो वर्ल्ड स्टेज में मतलब कोलिशन क्रिएट करके कौन सा वो लोग यूएस को चैलेंज करेंगे. तो ये तो रहने दीजिए. सम पीपल आर्ग्यू दैट इट इज स्ट्रेटेजिकली मोर प्रूडेंट टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट हेजेमनी क्रिएट्स. फॉर इंस्टेंस, रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स रिक्वायर्स इंक्रीज ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एंड इन्वेस्टमेंट. और ये सब कब होता है? जब आप एक हेजेमॉन के साथ काम करें, ना कि उसके अगेंस्ट में. Thus, it is suggested that instead of engaging in activities that oppose the hegemonic power, it would be advisable to extract benefits by operating within the hegemonic system. इसको bandwagon strategy कहते हैं. So, what is bandwagon strategy? जब hegemon होता है, आप उसके साथ काम कीजिए, जिससे कि आप सारे advantages और benefits extract कर ले, ना कि आप उसके against काम करके अपने लिए ही long run में problems create करें. Another strategy है कि मतलब आप ओपन इंटरनेशनल पॉलिटिकल ग्राउंड्स में हाइड करें. तो ये छोटे जो कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो आप मान सकते हैं कि मतलब हो गया कि जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो डेवलपिंग है, जो पुअर कंट्रीज है, आप समझ सकते हो कि वो हाइड किए, वो अलूफ रह रहे, वो कोई स्टेप नहीं ले रहे. पर जो बड़े कंट्रीज है जैसे कि हो गया चाइना हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये सब कैसे छुप सकते हैं? ये लोग वैसे वर्ल्ड पावर्स है जो कि मतलब एक तरह से इनका एक से है और आज तक हिस्ट्री में हमेशा रहा है. तो इनके लिए
एक तरह से छुप के रहना बहुत टाइम तक, एक मतलब आप कह सकते हो थोड़े से भी टाइम के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज आफ्टर यूएस हेजेमोन ये ही सेकंड इन पावर आते हैं, और सभी एक से लीके ही होते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे सेकंड इन पावर आते हैं। Some people believe that resistance to American hegemony will not come from other states. तो आप जो सोच रहे हो, अभी तक हमने सोच रहे थे कि इंडिया, चाइना, रशिया की तरफ से एक तरह से रेजिस्टेंस आएगा, ये ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज दे बिलीव दैट विच एज वी हैव सीन आर पावरलेस टू कन्फ्रंट द यूएस टुडे। वही बोल रहे कि ये जो है कंट्रीज जिनको हम सोचते हैं कि ये रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये तो आज के डेट पे यूएस कन्फ्रंट करने के लिए तो पावरलेस है, बट रादर फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये ऐसे एक्टर्स होंगे जो नॉन स्टेट है, किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। These challenges to American hegemony will emerge in the economic and cultural realms. तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये अमेरिकन हेजेमनी को कहाँ चैलेंज देंगे? in its cultural and economic realms, and will come from a combination of NGOs. NGOs का full form हो गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, the social movements and public's opinion. It may arise from sections of media and intellectuals or the artists and writers. तो एक तरह से मतलब उसके अंदर के लोग ही, उसके खुद के देश के लोग ही, या फिर बाहर के सोशल मूवमेंट करने वाले या एनजीओ अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ खड़ी होगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि वी टुडे लिव इन अ ग्लोबल विलेज। तो इसी को हम लोग और बोलेंगे कि इन दिस ग्लोबल विलेज वी ऑल आर नेबर्स ऑफ द विलेज हेडमैन। तो यहाँ पे विलेज हेडमैन से आपको पता चल गया होगा, विलेज हेडमैन है हमारा यूएस, because it's the hegemon. If the behavior of the headman becomes intolerable, we will not have an option of leaving the global village, because this is the only world we have. तो फिर क्या होगा? The only village we have, the only world we have. तो वही बात है, तो अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है रेजिस्ट करने का। resistance will then be the only option available. So यहाँ पे हम लोग चैप्टर 3 द यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एंड करते हैं। सो दिस चैप्टर हैज 3 पार्ट्स। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप अब जाके उन्हें एक बार फिर से देख सकते हो। और जहाँ तक की बात रही अगले चैप्टर की, तो अगला चैप्टर आई गेस हम लोग हिस्ट्री से लेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर 3। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं और सबसे पहले देखने हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए और ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।